नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज अफवाह के बारे में। अफवाह मतलब झूठ नहीं, अफवाह का मतलब होता है नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9 के अंदर तीसरा अध्याय है जिसका नाम है अफवाह। अफवाह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी अफवाह तंत्र किसके बारे में बताया गया? एक नदी तंत्र के बारे में बताया गया। मतलब नदियों का तंत्र, बहुत सी नदियां आके मिल जाती है तो उनको अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब एक नदी तंत्र यानी नदियों का जो जाल, तंत्र मतलब क्या होता है? जाल। तो हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सी नदियां किस तरीके से वो, कहां से उनका उद्गम है और किस तरीके से वो आगे से आगे बहती जाती है, कौन कौन सी उनकी नदियां उनके साथ में बहने लग जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में जो नदियां बहती है उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जो ऐसी नदियां हैं जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, और कुछ ऐसी नदियां हैं जिसमें कुछ समय तक ही पानी अवस्थित रहता है, बाकी जो गर्मियों के अंदर उनका पानी क्या करने लग जाता है? सूखने लग जाता है। ठीक है। अब अफवाह तंत्र के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं कि अफवाह शब्द के बारे में बताया कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ये किसके बारे में बताया गया कि अफवाह जो शब्द है एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अफवाह नदी तंत्र किसके बारे में बता रहा है? नदी तंत्र के बारे में बता रहा है। अब नदी तंत्र के बारे में कैसे बता रहा है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी एक नदी तंत्र के द्वारा, मतलब जैसे कि ये यहां से नदी निकल रही है, अब ये संपूर्ण आसपास के क्षेत्र का जो पानी है वो इस नदी के साथ में बहता हुआ निकल रहा है। मतलब इस धारा के माध्यम से वो आगे से आगे प्रवाहित हो रहा है। तो ये नदी तंत्र यानी एक नदी के क्षेत्र में, यानी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का, यानी उस क्षेत्र के आसपास का पानी क्या हो रहा है? प्रवाहमान हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसे एक अफवाह द्रोणी भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी। क्षेत्र विशेष का जल, अफवाह द्रोणी। अब अफवाह द्रोणी के अंदर क्षेत्र विशेष आ गया। अब क्षेत्र विशेष से तात्पर्य है कि इस क्षेत्र का जल इसके साथ में प्रवाहित हो रहा है, इसके आसपास का जो पानी है वो इसके साथ में प्रवाहित हो रहा है इस नदी के साथ में। तो ये क्या है कि अफवाह द्रोणी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे है जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है, यानी मानचित्र के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर इस तरीके से बताया गया है कि ऊंचे ऊंचे क्षेत्र और वहां से क्या निकलती है? नदियां निकलती है पर्वतों से, जिससे पर्वत या उच्च भूमि और पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। यानी एक दूसरे से क्या करती है कि जैसे ये ऊंची ऊंची ये पहाड़ियां हैं, अब यहां से नदी बह के आ रही है तो क्या करेगी? अब यहां से नदी बह के आ रही है तो इसको इसी नदी में से एक रास्ता इधर निकल गया और एक रास्ता इधर से निकल गया, तो इस अफवाह द्रोणी को क्या कर दिया? अलग रास्तों के अंदर विभाजित कर दिया। नदी यहां से शुरुआत हुई एक और आगे जाके इसके अलग अलग मुख हो गए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये प्रवाहमान होने लगी। तो इसको क्या कहने लगे कि द्रोणियों को एक दूसरे से क्या कर देती है? अलग कर देती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक रेखा कहते हैं। जब ये ऊंचा स्थान आ गया, यहाँ पे ऊंचा स्थान आ गया, यहाँ से नदी बह रही, अब कुछ जल ढलान में इधर आ गया, कुछ जल ढलान में इधर आ गया, तो इसके दो भाग बन गए। इस द्रोणी के कितने भाग बन गए? दो भाग बन गए। दो क्षेत्रों के अंदर इसका पानी बह के जा रहा है, तो इस वजह से ये दो भागों के अंदर इसका जो जल बह के जा रहा है, तो अफवाह द्रोणी का जो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जल विभाजक रेखा का काम करे, यानी ऊंचाई वाला स्थान क्या काम कर रहा है? जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे अफवाह, भारत में अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में अफवाह तंत्र, भारत में अफवाह। अब देखो, भारत में जो अफवाह तंत्र है इसके बारे में क्या बताएंगे? भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः, यानी भारत के अंदर जो अफवाह तंत्र है उन पे नियंत्रण मुख्यतः क्या है कि भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। यानी भारत में जो नदियां बहती है उन नदियों का जो नियंत्रण स्थापित होता है वो भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण होता है। जहां ऊंचे पहाड़ आ गए तो जहां जिस
जिधर ढलान होगा उन ढलान के अंदर उस नदी का उस द्रोणी का पानी बहने लग जाता है, तो वो जल विभाजक के रूप में दो नदियों का वो निर्माण कर लेती है। तो भू आकृतियों के कारण क्या होने लग जाता है कि अपवाह तंत्र है अलग अलग मार्गों के अंदर प्रभावित होने लग जाती है। और नदियों में मुख्यतः भारत के अंदर जो नदियां या अफवाह तंत्र भारत का जो नदियां हैं उनको दो प्रकार की नदियां हमारे यहाँ पे विद्यमान है, यानी दो मुख्य वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। और दो मुख्य जो वर्ग है जिसके अंदर है भारतीय नदियों के दो मुख्य वर्ग हैं। अब दो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, जिसे कहते हैं कि नंबर 1 है हिमालय की नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। पहली है हिमालय की नदियां जो हिमालय से बहती है, ठीक है, और दूसरी बताएगी ये प्रायद्वीपीय नदियां। तो दो प्रकार की नदियां हमारे यहाँ पे प्रवाहमान है, हिमालय से बहने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर बहने वाली नदियां। अब दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ रिवर, इन दोनों के अंदर हम क्या पाएंगे, इनका अंतर हम पाएंगे कि इन दोनों के अंदर कैसा अंतर विद्यमान है, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नदियों के बारे में भारत में क्या बताया गया है कि नदियां जो है हमारे यहाँ पे कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण, हमारे यहाँ पे दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न बताई गई। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं दोनों के अंदर मुख्यतः बहुत सी भिन्नताएं यहाँ पे क्या है विद्यमान है। अब देखो हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं, हिमालय की नदियां अब हिमालय की जो नदियां हैं इन नदियों के बारे में बताया गया है कि इनमें क्या है कि नदियां बारहमासी है। यह है बारहमासी है। ये नदियां कैसी बताई गई है, बारहमासी से तात्पर्य कि वर्ष भर इनके अंदर जल विद्यमान रहता है। इन नदियों की क्या खासियत है कि वर्ष भर इन नदियों के अंदर क्या विद्यमान रहता है, जल विद्यमान रहता है, जल प्रवाहित होता है, ठीक है, वर्ष भर पानी रहता है और ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले। अब इसमें जो पानी जो आता है वो कहां से आता है, ऊंचे पर्वतों से पिघलने से। ऊंचे पर्वतों से क्या है कि हिम पिघलने लग जाती है, यानी बर्फ पिघलने लग जाती है। तो वो बर्फ पिघलने की वजह से बारहमासी नदियां, यानी इन नदियों के अंदर क्या है कि जल विद्यमान रहता है, यानी जल प्रवाहमान रहता है, इनके अंदर जल बहता हुआ रहता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बर्फ पिघल के आती है और बर्फ जो पिघल के आती है वो नदी का रूप ले लेती है, आगे जाके नदियों के अंदर विलीन हो जाती है। तो इस वजह से इनके अंदर क्या विद्यमान है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से इनके अंदर जल विद्यमान हो जाता है। और हिमालय की दो मुख्य नदियां यहाँ पे, हिमालय के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी है, सिंधु, हिमालय की जो प्रमुख नदी है सिंधु है, ब्रह्मपुत्र। हिमालय की जो नदियां हैं जिसके अंदर दो प्रमुख नदियों का जो नाम दिया गया है उसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि पर्वतीय श्रृंखला को काट कर किसका निर्माण कर रही है, घोष का निर्माण कर रही है। यानी जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी है किसका निर्माण कर रही है, गोल्स का निर्माण कर रही है। गोल्स का निर्माण ऐसे कर रही है कि जिस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में से नदी बह के आ रही है, तो इसका एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया पहाड़ का, और यहाँ से ये निरंतर बहती ही रहती है। इसके साथ में कंकड़ वगैरह आते हैं, वो टकराते रहते हैं, जिससे ये अपना मार्ग बना लेते हैं। उसके टकराने से क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर उस नदी का मार्ग बनने लग जाता है। तो ये गोल्स का निर्माण भी करती है। यह है किसका निर्माण कर रही है,
हिमालय से जो नदियां आती है वो गोर्ज का निर्माण भी करती है। गोर्ज का निर्माण, किसका निर्माण कर रही है? गोर्ज का निर्माण भी करती है, यानी पहाड़ों को काट के, यानी उनको चीरते हुए ये नदियां बाहर की ओर आने लग जाती है। और नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्ज का जो निर्माण किया है, इसे हिमालय की जो नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक, यानी अपने उत्पत्ति यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ये प्रवाहित होने लग जाती है, यानी अपने उत्पत्ति स्थान से ये किस ओर चली जाती है? दक्षिण दिशा की ओर ये नदियां अपना जल ले जाती है बहुत दूर तक, और समुद्र के अंदर जाके ये अपने जल को उड़ेल देती है। ठीक है, इस तरीके से नदियां अपना कार्य करती है। भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, और ये जो नदियां बहुत ही लंबी, हिमालय की जो नदियां बहुत ही लंबा अपना मार्ग तय करती है, और उनके साथ में जो बह के आती है सिल्ट और बालू के कण इनके साथ में बह के आते हैं, जिससे क्या है कि आसपास के क्षेत्रों में बालू और सिल्ट भी क्या कर देती है? जमा कर देती है। और सबसे लंबी ये नदियां होती है, जिसमें अब इनके सिल्ट और बालू इनके साथ में होती है, जिससे नदियां वेसर, गोखरू यानी किन का निर्माण करती है? वेसर, गोखरू झील और बाढ़ वाले जो मैदान है, मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण भी करती हैं। कौन? हिमालय से जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, और जो विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। बहुत बड़े बड़े के माध्यम से किनका निर्माण होता है? डेल्टाओं का निर्माण भी होता है। इसमें प्रसिद्ध जो पश्चिम बंगाल के अंदर प्रसिद्ध वो है डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो विलीन होती है उससे पहले क्या है कि वहां ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा भी बनाया जाता है। और दूसरी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखो प्रायद्वीपीय जो नदियां, इनके बारे में क्या बताया गया है कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। ये क्या होती है? वो बारहमासी होती है, और ये होती है मौसमी। मौसमी खाने की नहीं होती है, मौसमी है। अब मौसमी कैसे है? ये खाने की मौसमी नहीं होती है, मौसम पे आधारित होती है। कैसे होती है? मौसम की, मतलब इनमें जो जल है वो कब दिखाई देता है? वर्षा काल के अंदर, जब बारिश के महीने होते हैं उस समय ऐसे प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर जल दिखाई देने लग जाता, अन्यथा इनके अंदर जल नहीं होता है। और ये पूरे साल भर नहीं बह के कुछ समय बाद में क्या है, ये लुप्त भी हो जाती है, मतलब इनका जल क्या होने लग जाता, सूखने लग जाते हैं। और ये वर्षा पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, वर्षा पे निर्भर करती है, जिसे और इनकी जो धाराएं हैं वो लंबी नहीं होती है, जैसे हिमालय की नदियां हिमालय से बह के समुद्र की ओर प्रवाहमान रहती है, लेकिन ये नदियां क्या नहीं होती है, लंबी नहीं होती है, छोटी धाराओं में विभक्त होती है, क्योंकि कुछ दूरी पे जाते हैं इनका जल क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। छोटी नदियों की लंबाई कम होती है और केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। कहां से निकलती है, जो ऊंची भूमि है, मैदानी भूभाग के अंदर ये नदियां वहां से प्रवाहमान रहती है और पश्चिमी घाट से निकलती है। कहां से निकलती है नदियां, पश्चिमी घाट से, और बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल प्रवाहित करती है, बंगाल की खाड़ी की ओर क्या करती है, अपना जल लेके जाती है प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के अंदर ये अंतर स्पष्ट है। अब हिमालय की नदियां कौन सी है, हिमालय की नदियां, हिमालय की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। अब देखो, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की जो नदियां हैं इसमें क्या बताया गया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां कहां की है, हिमालय से निकलती है और बर्फ के पानी से इन नदियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये नदियां लंबी है और ये नदियां क्या बहुत सी लंबी है, बहुत दूरी तक इनका जल क्या है, प्रवाहमान है। कई इसमें सिंधु नदी तो एक ऐसी है जो कि अपना जल किस ओर लेके जाती है, पाकिस्तान की ओर लेके जाती है। गंगा नदी हिमालय से निकल के समुद्र के अंदर विलीन होती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकल के कहां पे विलीन हो रही है, समुद्र के अंदर विलीन होती है, बहुत लंबा अपना रास्ता वो तय करती है। और ये जो नदियां किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र, यानी जो इन नदियां हैं
और इन नदियों से क्या है कि कई सहायक नदी तंत्रों का भी निर्माण होता है, क्योंकि ये प्रवाहमान रहती है नदियां और उनके साथ में छोटी छोटी जो नदियां इनमें आके मिल जाती है, जो कि इनकी सहायक नदियों के नाम से भी जानी जाती है। यानी अपना जल इन बड़ी नदियों के अंदर जाके मिला देती है, तो वो सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हम हिमालय की जो नदियां, जिसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंधु नदी की क्या विशेषता है, सिंधु नदी क्या है। अब देखो सिंधु नदी का उद्गम कहां से बताया गया, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील उद्गम कहां से बताया गया है, इसका जो उद्गम है वो उद्गम बताया गया है तिब्बत की मानसरोवर झील, तिब्बत की मानसरोवर झील से इसका क्या बताया गया, उद्गम बताया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज कि भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख, कहां से, भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। भारत में कहां प्रवेश करती है, भारत में जम्मू कश्मीर, और कहां पे आती है, लद्दाख। भारत के जम्मू कश्मीर से लद्दाख के अंदर ये प्रवेश करती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी जो भारत में प्रवेश करती है। और ये जो नदी है भारत के अंदर जो प्रवेश कर रही है, सुंदर दर्शनीय गॉर्ड्स का निर्माण करती है, सुंदर गॉर्ड्स बनाती है। अब ये नदी यहाँ पे क्या कर रही है, भारत के अंदर सुंदर गोल्स का निर्माण भी कर रही है। मतलब सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में जम्मू कश्मीर से लद्दाख के अंदर प्रवेश करती है, और वहां जो हिमालय के अंदर ये सुंदर गोल्स का निर्माण भी कर रही है। और इसमें सहायक जो नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, बहुत सी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जिसमें जास्कर, अब इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसमें प्रमुख नदी है जास्कर, नुब्रा और श्योक, नुब्रा और दूसरी है श्योक। इस तरीके से ये इसकी क्या है, सहायक नदियां है, यानी सिंधु की सहायक नदियां हो गई। और जो इस सिंधु नदी की जो खासियत है, दक्षिण की तरफ बहती है, किस ओर बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है नदी। भारत के अंदर जब प्रवेश करती है लद्दाख से, तो दक्षिण की ओर ये प्रवाहमान होने लग जाती है, और दक्षिण की ओर बहती है तो अंत में कराची से पूर्वी अरब सागर में मिल जाती है। मतलब कराची से पहले, कराची से पहले किस ओर चली जाती है, अरब सागर। अपना जल कहां पे लेके जा रही है, अरब सागर में लेके जा रही है। तो हमारा जो भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर क्या करती है, अपना जल लेके जाती है। और सिंधु नदी जो अपना जल है वो अरब सागर की ओर लेके जाती है। और भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों के अंदर ये प्रवाहित रहती है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में शेष भाग जो है इसका वो पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। ये सिंधु नदी का जो शेष भाग है वो किस ओर चला जाता है, पाकिस्तान की ओर प्रवाहमान रह जाता है। और ये विश्व की लंबी नदियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी नदियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है, विश्व की लंबी नदियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। लंबाई कितनी बताई गई है, लंबाई सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। यानी सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। भारत के अंदर ये कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बहती है और फिर ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है। और पाकिस्तान में कराची शहर से पहले, कराची शहर तक नहीं जाके ये अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। तो इस तरीके से हमने हिमालय की जो नदी है, जिसकी एक नदी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट नदियों का हम जो अध्ययन करेंगे वो कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।